हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। जो 12th क्लास की थी केमिस्ट्री, उसका सेकंड चैप्टर चल रहा था, ठीक है ना। उसमें हमने सांद्रता के महत्वपूर्ण पद पढ़े थे। विलियन नाम का चैप्टर चल रहा था, ठीक है, दूसरा चैप्टर, ठीक है। अब उसमें क्या था, हमने सांद्रता के पढ़ पढ़ लिए थे, ठीक है। अब जो आगे आएगा, ठीक है, अब जो आगे है हमारा द्रव्य विलयन। हमें देखना है कि द्रव्य विलयन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। हमें ये देखना है कि द्रव्य विलयन जो होते हैं, सिंपल सी बात है, जो विलयन जो बनता है वो हमें सबको पता है। विलयन बनता है विलय प्लस विलायक से, ठीक है। विलयन जो बनता है द्रव्य प्लस विलायक से बनता है, सॉरी, विलय प्लस विलायक से बनता है क्या, द्रव्य, सॉरी क्या, विलयन, ठीक है। अब विलायक, विलायक क्या है इसमें, विलायक होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है, विलय वो होता है जो कम मात्रा में होता है। अब हमें क्या बनाना है, द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन में क्या लेना है कि हमें क्या लेना है, द्रव्य क्या होता है हमारा, ठीक है। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य होता है हमारा पानी, सिंपल सा। अगर पानी, अगर हमें उसका विलयन बनाना है तो पानी में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हम उसको किसको क्या ऐड कर सकते हैं उसमें, जिससे कि हमारा विलयन, द्रव्य विलयन जो है वो 3 प्रकार का बन जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बता भी दिया कि द्रव्य विलयन जो होता है 3 प्रकार का होता है। अब हमें पढ़ना है कि 3 प्रकार का वो कैसे होता है। चलिए, सबसे पहले देखो, फर्स्ट द्रव्य विलयन देखना है हमें। यहाँ फर्स्ट बताऊंगा मैं, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अच्छे से समझना। देखो, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या ले सकते हैं हम, क्या, पहला, कैसे बन सकती है, पहले में ले लो गैस प्लस द्रव, ठीक है। गैस प्लस द्रव्य, एक कंडीशन ये हो जाती है द्रव्य विलयन की, ठीक है, ठीक है। और सेकंड, सेकंड कंडीशन हो जाती है हमारी द्रव्य प्लस द्रव्य, द्रव्य प्लस द्रव्य। एग्जाम्पल ही बताऊंगा अभी, आप देखो बस। और सेकंड, सॉरी थर्ड, ये होती है हमारी ठोस प्लस द्रव्य, ठोस प्लस द्रव्य, ये है हमारी कंडीशन। अब द्रव्य विलयन 3 प्रकार का होता है, गैस प्लस द्रव्य, द्रव्य प्लस द्रव्य, ठोस प्लस द्रव्य, ठीक है। अब फर्स्ट का एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और द्रव जल है, ठीक है, ये हो गई। और इसका एक सटीक एग्जाम्पल जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल होता है, वो होता है हमारा सोडा, सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर। अब सोडा वाटर क्या होता है, सोडा वाटर आपने पिया होगा, सिकंजी वगैरह, नींबू सिकंजी वगैरह जो होता है, हमें बहुत सारी दिल्ली में बहुत जगह मिल जाएगा सोडा वाटर, ठीक है। बहुत से हैं उनकी हैबिट होती है सोडा पीने की, ठीक है। तो सोडा के अंदर क्या होता है, जब कोई भी सोडा लेता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो उसमें मिला होता है, जो उसमें ऐड होता है सोडा के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जल में मिली हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में मिली हुई होती है, उससे बनता है सोडा। और ये इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। चलो, इसका एग्जांपल सेकंड वाले को, द्रव्य प्लस द्रव्य का। तो देखो, एल्कोहल एक द्रव्य है प्लस H2O जल, ठीक है।
और ये OH। एल्कोहल द्रव्य है और जलित द्रव्य, अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तो कैसा बन जाएगा, द्रव्य विलयन। इसका एग्जांपल ये को। अब ठोस प्लस द्रव्य, मतलब ठोस प्लस द्रव्य, इसका एग्जांपल देखो। इसका एग्जांपल होता है हाँ NaCl, मतलब नमक। प्लस जल, हो गया ना। ठोस नमक होता है, उसको जल में मिला दिया जाए तो कैसा बन जाएगा, द्रव्य विलयन। यहाँ पे आप ले सकते हो चीनी भी ले सकते हो, वो भी एक ठोस होती है चीनी, ठीक है। तो ये मैंने तीनों के आपको एग्जांपल बता दिए। अब देखो हमें पढ़ना क्या है। अब तुम ये सोच रहे हो फालतू की चीज क्या है, ये फालतू की चीज नहीं है, ये फालतू की चीज बिल्कुल भी नहीं है, इसको आपको देखना है, ठीक है। इससे हमारा पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है। देखो पूरा चैप्टर खत्म तो नहीं है, पर पूरे चैप्टर को जैसे भी हमें खत्म करना है उसकी जानकारी हमें दे रहा हूं। आज जो पढ़ना है हमें गैस प्लस द्रव्य पढ़ना है। इसके अंदर पढ़ना हमें हेनरी का नियम, ठीक है। गैस प्लस द्रव्य के अंदर पढ़ना है हमें हेनरी का नियम, ओके। और एल्कोहल और ये जो द्रव्य प्लस द्रव्य, इसमें जो आता है, इसमें आता है हमारा राउल्ट। इसमें आता है हमारा द्रव्य प्लस द्रव्य में आता है हमारा राउल्ट का नियम। उसके बाद आता है हमारा अब इसके अंदर जो सेकंड पढ़ना है हमें आदर्श व अनादर्श विलयन, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर इसके अंदर इसी के अंदर पढ़ना है थर्ड पॉइंट, ठीक है, विचलन, धनात्मक व ऋणात्मक विचलन, ठीक है, हमें विचलन पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ना हमें स्थिरक्वाथी। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये हमारा स्थिरक्वाथी, ये पढ़ना है, विचलन पढ़ना है, आदर्श अनादर्श विलयन पढ़ने, राउल्ट का नियम पढ़ना है। इसमें हमें 4 पॉइंट पढ़ने। उसमें पढ़ने हमें अणुसंख्यीय गुणधर्म। क्या पढ़ने, अणुसंख्यिक गुणधर्म, ये होते हैं हमारे 4, ठीक है, ये पढ़ने हैं। और उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें वॉन हॉफ गुणांक, ठीक है, वॉन हॉफ गुणांक। अब जो है इस तरीके से हमारा चैप्टर चलने वाला है। सबसे पहले आज जो हमें पढ़ना है हेनरी का नियम। अब फटाक से वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये थी थोड़ी सी चैप्टर को, टॉपिक को शुरू करने से पहले उसकी एडवाइस। और ये आज जो टॉपिक है हमारा हेनरी का नियम। आज की वीडियो में इसको खत्म करूंगा, हेनरी का नियम। अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी राउल्ट की नियम, आदर्श अनादर्श विलयन, विचलन, स्थिरक्वाथी, ठीक है। उसके बाद ये और चैप्टर खत्म, वॉन हॉफ गुणांक पढ़ के चैप्टर खत्म, ठीक है। इतना पढ़ना है, ठीक है, वो कहीं से एक भी नंबर कटने का है नहीं। चलो शुरू करते हैं हेनरी का नियम। तो देखिए अब मैंने डाल दिया टॉपिक हेनरी का नियम, द्रव्य प्लस द्रव्य विलयन। इसको पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा, उसके बाद डेफिनेशन, ठीक है। तो समझने से पहले क्या करना है हमें, देखो इसमें क्या, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, इसमें होता है गैस प्लस द्रव्य। गैस प्लस द्रव्य, क्योंकि मैंने बताया था गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, उससे जल में मिला दो, बन जाएगा हमारा सोडा वाटर। अब उसी सोडा वाटर के एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सोडा वाटर बनने की प्रोसेसिंग क्या होती है, मतलब वो कैसे कैसे बनता है। उसमें आपको पूरी तरह हेनरी का नियम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं कि सोडा वाटर कैसे बनाया जाता है। देखो सोडा वाटर कैसे बनाया जाता है। सोडा वाटर के लिए एक बोतल होती है, ठीक है, देखना उल्टी सीधी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बोतल होती है, आप देखना जहां पे सोडा वाटर बनता हो वहां जाना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक बोतल होगी कांच की, उसमें एक कंची लगी रहती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कंची लगी रहती है,
जिससे कि क्या होता है, उसके अंदर भरा होता है हमारा जल। अभी ये सोडा वाटर बन के तैयार नहीं हुआ, अभी उसमें क्या है, सिंपल जल भरा है, क्या, H2, ठीक है। अभी तो उसमें क्या होता है, जब आप जाना सोडा वाटर की शॉप पे जाना, आप वहां पूरी प्रोसेसिंग आपको अच्छे से मिलेगी। तो उन पे क्या होता है, एक मशीन होती है जिससे वो सोडा वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इस जगह पे सोडा वाटर का जो ये है, इसका जो मुंह है, इस पे एक फिक्स पाइप लगाई जाती है, ठीक है। वो जिस उन पे एक मशीन होती है जिसमें वो फिट कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको फोटो दे दूंगा, यहाँ पे आप देख लेना। और उसके अंदर क्या होता है, एक खाने से बने हुए होते हैं ऐसे करके, उसमें क्या करते हैं हम, एक साथ एक दो बोतल शायद फंसा सकते हैं, हाँ 2 बोतल तो मैक्सिमम हम ले सकते हैं उसके अंदर। तो मैंने माना एक बोतल ली और उसको फंसाया, ठीक है, उस मशीन में। और उस मशीन का जो प्रोसेसिंग का काम होना शुरू करता है, फिर कैसे, जब ये पाइप जब होती है, ठीक है, इस पे क्या लगा हुआ होता है, एक हैंडल लगा हुआ होता है जिसे पकड़ के वो घुमाता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और इधर साइड एक लगा होता है हमारा मीटर, जिसमें हमारी आती है रीडिंग, ठीक है, कि सोडा वाटर को तैयार करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, ठीक है, वो हमें यहाँ पे दिखता रहता है। और जहां से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिलेंडर लगा होता है, किसका, CO2 का एक सिलेंडर होता है, वो इससे फिट होता है, ठीक है। यहां से माना हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, वो गैस आती है, बट उस गैस को ऐसे ऐसे मतलब प्रेस किया जाता है, घुमाया जाता है, ठीक है। जब उसे घुमाया जाता है तो यहां से खींच के ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर बोतल के अंदर जाती है, ठीक है। इतनी प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है। अब ये प्रोसेसिंग क्या होती है कि जैसे जितने प्रेशर से, जितना भी सोडा वाटर को बनाने के लिए मैक्सिमम जितना प्रेशर उसे चाहिए, उस हिसाब से वो प्रेशर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस बोतल को निकाल लिया जाता है, जिस पे ये उनका कोई पॉइंट होता होगा, मुझे तो पता नहीं, ठीक है। उनका कोई मैक्सिमम पॉइंट होता होगा जिस पे सोडा वाटर बन के तैयार होता है। और जैसे ये सुई माना यहाँ पे 0 पे है, और जहाँ पे जब बन के आ जाती है शायद, मान लो ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे सोडा वाटर तैयार हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गई सुई और उसको वो निकाल लेते हैं और सोडा वाटर तैयार हो जाता है। तैयार ऐसा होता है कि ये CO2 इसके अंदर घुल जाती है, ठीक है। अब वो घुलती कैसे है, सारा चीज हमें यहाँ से समझनी है कि वो घुलना कैसे शुरू करती है। देखो, जब ये CO2 इसके अंदर घुलेगी तो कैसे घुलेगी, उस पे एक दाब लगेगा। क्या लगेगा, दाब। दाब क्यों लगेगा, अब देखो वाटर में जब हम CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोलेंगे, ठीक है, तो उस पे क्या करना है, दाब लगेगा। और दाब कौन लगा रहा है, ये जो हम घुमा रहे हैं ना इसे, ये हम प्रेशर से उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, बस CO2 को उसके अंदर डालने के लिए हमें ये सब करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद वो चीज घुल जाती है इसमें, क्या, ये कैसे घुलती है, बस एक दाब की जरूरत होती है। उस दाब को मैक्सिमम दाब यहां तक या जहां तक कितना भी उसका वो होगा मीटर में पता चलता रहता है, ठीक है, वहां पे आके वो रुक जाता है और वहां आके उसकी CO2 गैस मतलब घुल जाती है, ठीक है। इतना है तो हमें समझना है। अब क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे मोलन्स। अब आप समझो इस मोलन्स को, ठीक है। मोलन्स क्या है, मोलन्स होता है एक विलियन है हमारा, अब वो 2 चीजों से मिलकर बना है, कौन सी, A और B से मिलकर, ठीक है। कोई विलियन है, ठीक है, वो A और B से मिलकर बना है, ठीक है। अब इसका जब मोलन्स निकालेंगे तो मोलन्स निकालेंगे, मानो कोई A है हमारा, मतलब A की जो A जो है, ठीक है, उसकी जो वो कितना है, ठीक है, वो कितना है, तो मानो वो है 0.4 और B है हमारा 0.6। 0.6 ये क्यों लिया है, ये क्यों लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है कि इनका योग करें तो 1 आए, ठीक है, इनका योग करें तो 1 आए।
तो ये जो ए लिया गया है, ये इसकी मात्रा इसके अंदर विलियन के अंदर कितनी है ये पता लगाने के लिए हमने ये वैल्यू लिख ली, ठीक है, और ये वैल्यू लिख ली। अब ये वैल्यू क्यों ली है, ये इस वजह से लिखी गई है क्योंकि जब इनका योग करते हैं तो 1 आए, इस वजह से इनकी वैल्यू हमने ये ली गई है, ठीक है। अब ठीक है, अब मोल अंश जब निकालते हैं तो हम क्यों कैसे निकालते हैं, जिसके भी मोल हो वो मोल और उसके कुल मोल समझने की कोशिश करना, जिसके भी मोल हो वो मोल, जैसे कि ए के मोल ए के लिए निकाल रहे हैं तो ए के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल ए प्लस बी, ठीक है, कुल मोल वो हो जाएंगे। अब विलियन के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है वो पता लगाने के लिए हम मोलंस निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी मात्रा ज्यादा है, देखो आप 0.6 बड़ा है 0.4 से, तो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, बी की ज्यादा है, ठीक है, हमें पता चल गया। अब इसमें इसके अंदर देखो CO2 और जल, अब इसमें इसकी मात्रा कैसे ज्यादा है, देखो ये पता लगाने के लिए हम पता करा, हमने लगाया दाब, समझना आप, यहां पे लगाया हमने दाब और इसको घोला हमने इसमें, किसमें, H2O में। अब जितना दाब इस पे लगाएंगे उतनी CO2 इसके अंदर घुलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सारा कहने का खेल बस इतना है कि वो दाब जो समानुपाती होता है हमारा किसके, मोल अंश के, दाब समानुपाती होता है हमारा मोल अंश के। क्यों मोल अंश के होता है बराबर, सॉरी समानुपाती, अगर दाब बढ़ाएंगे, अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो मोल अंश बढ़ेगा। मोल अंश क्यों बढ़ेगा, CO2 की विलेयता जल में अत्यधिक हो जाएगी जैसे ही हम दाब बढ़ाएंगे। अगर दाब कम करेंगे तो CO2 की विलेयता कम हो जाएगी। समानुपाती का मतलब ये होता है, ठीक है, कि अगर दाब ज्यादा है तो मोल अंश भी ज्यादा होगा और दाब कम है तो मोल अंश कम होगा, ठीक है, ये समझना है बस, मोल अंश का इतना खेल है इसमें। अब अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो बस अभी तुरंत जस्ट लाइक, और इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं 1 सेकंड में अभी लिख दूंगा, ठीक है, पहले आप यहां तक समझो, कुछ नहीं करा है, बस इतना समझो। यहाँ पे एक बोतल लिया है, ठीक है, उसके अंदर H2O जल है और हमने CO2 को उसके अंदर मिलाया है, जिससे कि कौन सा विलयन बना है हमारा, गैस प्लस द्रव्य वाला, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है कि कौन किस में उतना ज़्यादा है, कि किसकी मात्रा किस में ज़्यादा है, वो पता लगाने के लिए हमने मोल अंश लिया, ठीक है, मोल अंश लिया। अब मोल अंश दाब के समानुपाती होता है, वो मैंने आपको बता दिया। वो कैसे बताया, एक विलयन है जिसमें ए और बी को मिलाकर एक विलयन बनाया गया है और ए जो है वो इतना है, बी और इतना है, समझना है बस समझने के लिए, ठीक है। अब जिसकी मात्रा ज्यादा होगी तो उसके मोल उसके अंदर ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है। अब जिसकी एक विलयन है जिसके अंदर जिसकी मोल ज्यादा होंगे वही सबसे ज्यादा है उसके अंदर, उस विलयन के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर H2O के अंदर जितना CO2 होगा, ठीक है, H2O के अंदर, पानी के अंदर 2 लोग होते हैं विलयन के अंदर, विलय प्लस विलायक। अब इसके अंदर क्या है, एक जल हो गया और CO2 हो गया। अब जल के अंदर CO2 कितना घुला गया है, ठीक है, अगर कम है तो इसकी जो मोल है, मोल अंश है वो कम आएंगे, और जो इसके अगर ज्यादा है तो उसके मोल अंश ज्यादा आएंगे, ठीक है, यहां तक समझो बस। दाब जो है वो समानुपाती होता है इसके मोल अंश के, ठीक है। अब दाब को P से दिखाते हैं और मोल अंश को X से दिखाते हैं, ठीक है। अब मानो जैसे ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है हमारा HK, ठीक है, या KH आता है, सॉरी KHX, ठीक है। KH क्या है, KH है हमारा हेनरी स्थिरांक, ठीक है, हेनरी स्थिरांक KH। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं और समझ में आएगा। हाँ, तो ये मैंने क्या लिख दिया, हेनरी का नियम, ठीक है, इसको पढ़ो। इस नियम के अनुसार, मतलब हेनरी के नियम के अनुसार, स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये मैंने बताया था आपको, मोल अंश के क्या होता है, ये समानुपाती, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आंशिक दाब मतलब ज्यादा से ज्यादा या कम से कम कितना दाब लगा है वो आंशिक दाब यहां लिखना है, और उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब स्थिर ताप से इसका क्या मतलब है, ठीक है, वो समझो।
देखो जब सोडा वाटर बन गया मतलब CO2 प्लस H2O मिल गए हमारे, ठीक है। अब सॉप पे क्या होता है, वो मशीन में से उसको निकाल लेता है, ठीक है। उस मशीन में से जैसे उस बोतल को वो निकालता है, बोतल थी, ठीक है, उसमें एक कंचा होता है, ठीक है। उसके अंदर जो हमने CO2 गैस मिलाई थी वो मानो मिल गई है, ठीक है। अब वो मिलके क्या होगा, जैसे ही वो निकालेगा ये कंची यहां से हट के ऊपर पहुंच जाएगी इस जगह पे। वो क्यों पहुंची, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, उसमें CO2 गैस आ रही थी, अब जैसे CO2 गैस रुक गई आना, तो इसमें जितनी भी गैस मिल गई है अब वो क्या करेगी, निकलने के लिए ऊपर दाब लगाएगी। वो गैस निकलने के लिए ऊपर दाब लगाएगी और जैसे ही ऊपर दाब लगाएगी तो ये कंची यहां से यहां आ जाएगी, जिससे कि CO2 गैस उसके अंदर ही सेट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, इस कंची को जैसे ही वो उस पर टच करेगा, ठीक है, उसको ऐसे मारते हैं उस पर हाथ, तो वो क्या होता है, कंची झटके से नीचे जाती है और उसको एक गिलास में कर लिया जाता है। अब उस जो ये गिलास मतलब ये बोतल थी जिसमें से हमने ये सोडा वाटर बनाया था और इसको इसमें पलट दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, सोडा। चलो ठीक है, सोडा बन गया। अब इस सोडा वाटर को जो है अगर हम 10 मिनट तक बिना पिए ऐसे ही रख दें तो इसमें से क्या होगा कि CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और उसके अंदर खाली बचेगा मीठा पानी, ठीक है। तो CO2 हमारी निकल जाती है, ठीक है। तो इतना समझो पहले, तो उसमें क्या हो गई, उसमें CO2 की मात्रा निकल गई तो इसके अंदर कम हो गई, तो यहां पे भी क्या हो जाएगी, समानुपाती है, उसका दाब भी कम हो गया, इस वजह से वो निकल गई। दाब कब कम हो गया, पहले कंची ऊपर थी तो उसने दाब रोक रखा था, अब वो कंची हटा दी जिससे कि वो दाब हुए निकल गया, मतलब जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो दाब लगा रही थी निकलने के लिए वो निकल गई, मतलब वो बाहर वायुमंडल में आ गई जिससे कि दाब कम हो गया, और दाब कम हो गया तो उसका मोलेंस भी कम हो गया। तो यहाँ पे बस इतना समझो। और स्थिर ताप का मतलब बस इतना ही है कि जैसे ही अगर तुम पेप्सी की बोतल आती है उसको हिलाओगे तो उस पर ताप में वृद्धि हो जाएगी उसमें, ठीक है। उसके ताप में वृद्धि होगी तो वो क्या करेगी, उसके जो CO2 के अणु जो भी CO2 गैस जो भी घुली हुई है उसके अंदर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी क्योंकि उसके तापमान में वृद्धि हो गई इस वजह से। तो ये क्या होता है हमारा, इसके मोलेंस के समानुपाती होता है, और जब मोलेंस को हटाते हैं तो KH कांस्टेंट आता है और X हमारा ये होता है, ये होता है हमारा हेनरी का नियम, ठीक है। ये है हमारा हेनरी का नियम। तो और पढ़ने हमें इसके अनुप्रयोग, ठीक है। मैं इसको अनुप्रयोगों को यहाँ पे लिख लेता हूँ और कंडीशनों को आपको समझा के आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया इसके हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। फर्स्ट पढ़ो, फर्स्ट दे रखा है हमें शीतल पेय पदार्थ, शीतल का मतलब ठंडा, मतलब ठंडा, शीतल पेय पदार्थ अथवा सोडा वाटर में, शीतल पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक, और सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। मतलब उसके अंदर क्या होता है, या पेप्सी हो, सोडा वाटर हो या कुछ भी हो, ठीक है, जो ठंडी चीजें होती हैं और जिसमें बुलबुले के रूप में जो हमें यहाँ पे जो गले में थोड़ी थोड़ी जब पेप्सी पीते हैं या फिर सोडा वाटर कुछ भी तो गले में वो लगती है, तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शीतल पेय पदार्थ तो सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। क्यों बंद किया जाता है, वो इसलिए बंद किया जाता है कि उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई गई है वो बाहर ना आए, इस वजह से उसको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर अत्यधिक मिलाई जाती है, ठीक है, और उसको एक उच्च दाब पर बंद कर दिया जाता है, ठीक है, उसमें दाब देकर उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप, सोडा वाटर, ठीक है भाई, ठीक है। चलो सेकंड आओ, सेकंड में आपको थोड़ा सा यहां पे समझाता हूं, ठीक है, ठीक है, यहां पे समझ लो। चलो ये मानो हमारा एक समुद्र है, ठीक है, ये हमारा समुद्र है, समझना बस, ये हमारा समुद्र है
ठीक है। और आपने गोताखोर देखे हैं जो समुद्र के अंदर जाते हैं, जिनके पीठ पे क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, ठीक है, वो होते हैं गोताखोर। तो वो क्या करते हैं, वो कैसे जाते हैं, वो मैं तुम्हें यहां पे समझाता हूं, ठीक है। ये मानो एक गोताखोर है हमारा, ठीक है, ये गोताखोर है, ये यहां पर उसकी तली पर तैर रहा है पानी के। तो इस पे कौन सा दाब लग रहा है, इस पे लग रहा है ये दाब, कौन सा, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब इस पे लग रहा है अभी, जो हमारा वायुमंडल का दाब है वो लग रहा है इस पे, ठीक है। अब ये अभी उसके ऊपर है, ठीक है, अभी आधा जैसे ऊपर पानी पे ऊपर तैरते हैं उस टाइप से अभी ये ऑक्सीजन मतलब दाब लग रहा है इस पे, वायुमंडलीय दाब और पानी का दाब, ठीक है। अब मानो ये जो गोताखोर है वो पहुंच गया यहां पे, ठीक है, ये गोताखोर यहां पहुंच गया, तो यहां पे इसका अलग दाब हो जाएगा, ऊपर से वायुमंडल दाब और पानी का दाब, दो दाब ऐड हो गए इस पे, ठीक है। ठीक है, और ये और नीचे जाएगा, मतलब उसकी जैसी तली में जाने की कोशिश करेगा तो इस पे और ज्यादा दाब लगेगा, मतलब यहां कम लग रहा था, यहां और ज्यादा लगेगा और यहां और ज्यादा लगेगा। अब जो उसके साथ सिलेंडर में जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो क्या करेंगी, जैसे ही वो नीचे जाएगा उस पर दाब लगेगा, उस पर दाब लगेगा तो वो क्या करेंगी, हमारे रक्त जो कि एक विलय है उसमें घुलना स्टार्ट करेंगी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस हमारे खून में घुलना शुरू करेगी, और कब शुरू करेगी, जब वो दाब को बढ़ाएगा, मतलब पहले खाली वायुमंडलीय दाब लग रहा है, अब हम पे ही वायुमंडलीय दाब लग रहा है, उसका हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम उसको पानी में यूज करें तो पानी का दाब और वायुमंडल का दाब वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उनके जो सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, समझने की कोशिश करना, भाषण दे रहा हूं बस तब आगे, उसके सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, वो हमारी जब इससे सांस लेंगे तो सांस से क्या होगा, वो हमारे खून में घुलना स्टार्ट हो जाएंगी। चलो हो गई कि माना वो खून में घुलना स्टार्ट हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, गोताखोर जिस काम के लिए गए थे वो मानो पूरा हो गया, ठीक है, मानो कुछ ढूंढने गए थे या कुछ किसी को निकालने गए थे, कोई डूब गया था उसको निकालने गए थे उसकी तली में से, ठीक है, डूबा हुआ तो मानो नहीं, वो तो ऊपर ही आ जाता है डूबा हुआ तो, ठीक है। मानो कोई आदमी या फंस रहा है नीचे, जहाज डूब गया पानी का और उसमें आदमी फंस रहे हैं, तो गोताखोर जाते हैं, ठीक है, तो गोताखोर पे दाब लगता है, ठीक है, ठीक है, इतना दाब लगा। अब क्या करा उन्होंने, जिस चीज के लिए आए थे वो चीज मिल गई, अब वो वापस जा रहे हैं। अब जब वापस जाएंगे तो हेनरी का नियम था हमारा P समानुपाती था हमारा मोलंस के, मतलब दाब जिस पे लग रहा है उसके, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ हमारा, ये दाब पहले बढ़ रहा था तो मोलंस भी बढ़ रहा था, ठीक है, दाब बढ़ रहा है मोलंस बढ़ रहा है। अब गोताखोर वापस आ रहे हैं तो दाब कम होगा, पहले क्या हुआ था, वो नीचे जाते जा रहे थे तो दाब बढ़ता जा रहा था। अब वो गोताखोर जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हो गया, अब वो गोताखोर ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, तैर के वो ऊपर आ रहे हैं, तो गोताखोर पे जो दाब लग रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो कम होगा तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारी रक्त में घुली हुई है वो भी तो बाहर निकलेंगी, ठीक है, वो भी बाहर निकलेंगी। वो बाहर कैसे निकलेंगी, एक बुलबुलों के रूप में, वो हाथ से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेंगी। मानो जो नसें होती हैं उनमें ब्लड होता है, ठीक है, और उस ब्लड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन घुल गए, उसकी बहुत सारी मेडिकल कंडीशन होती हैं, ठीक है, जब गोताखोरों के साथ बहुत ज्यादा पीड़ा भी होती है, ठीक है। तो क्या होता है गोताखोरों को, जो उनकी नसें हैं उनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन घुली हुई है, जब वो वापस आ रहे हैं तो वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, और जो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है ना, तो वो क्या करते हैं, वो खून के प्रवाह को रोकते हैं, और खून के प्रवाह को जब वो रोकेंगे तो क्या होगा, वो खून के थक्के जमना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि क्या होता है, गोताखोरों को अत्यधिक पीड़ा होती है, ठीक है, और जो कि कभी कभी घातक सिद्ध होती है, मतलब उससे क्या होता है, मृत्यु भी हो सकती है। अब इससे बचाव के लिए क्या किया गया, दिमाग लगाया गया। तो जो गोताखोरों का सिलेंडर होता है ना, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिला दी गई, जिसकी विलेयता कम होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की विलेयता अत्यधिक होती है हमारे रक्त में, वो बहुत जल्दी घुलती है, मतलब
हमारे किसी भी द्रव्य में बहुत जल्दी घुल जाएगी वो, ठीक है। और हीलियम गैस ऐसी है उसकी विलेयता कम होती है कि वो बहुत जल्दी नहीं घुलती है, ठीक है, ठीक है। तो इतना था, ठीक है, गोताखोरों का इतना था। सेकंड है पढ़ो बस। गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब की वायु से सांस लेना पड़ता है। मैंने बताया था आपको, जब ये नीचे जाएंगे तो उच्च दाब लगेगा और जिससे उन्हें ज़्यादा सांस लेनी पड़ेगी, ठीक है। अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित, अतः जो वो सांस ले रहे हैं किससे, सिलेंडर थे, उसमें उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता अत्यधिक हो जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जल में बहुत जल्दी घुलते हैं और उनकी विलेयता उसके अंदर अत्यधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह पर वापस आते हैं, जब गोताखोर सतह पर वापस आते हैं तो घुली हुई गैस, जो भी गैस रक्त में घुली हुई है वो बुलबुलों के रूप में ब्लड से निकलती हैं, मतलब खून से बाहर निकलती हैं, ठीक है। ये बुलबुले यहां से यहां आए, अब ये बुलबुले कोशिकाओं में अवरोधक उत्पन्न करते हैं, मतलब खून को रोकते हैं और रक्त के प्रवाह को प्रभावित करते हैं, जो रक्त बह रहा है उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप गोताखोरों को अत्यधिक पीड़ा होती है जब वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकले। अब भाई इमेजिन ही करके देखो, कोई चीज अंदर से बाहर आ रही है तो, और वो भी हमारी बॉडी में से, तो पीड़ा तो होगी, ठीक है। जिसकी सेफ्टी के लिए गोताखोरों को किया गया है, स्पेशल सूट होता है उनका, ठीक है। अब बहुत टेक्नोलॉजी भी है और वैसे भी बहुत सुधार किया गया है उनके लिए, क्योंकि बहुत गोताखोरों की ऐसे ही मृत्यु भी हो गई है, जो पहले जब सुधार नहीं था, जब कोई चीज़ आती है तो उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, हल आगे आगे जैसे ही उसकी जानकारी बढ़ती जाती है उस पर खोज होती रहती है, तो उस क्या है, उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा डेवलप किया जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से इनमें हुआ है। तो बस सब बोलो यहाँ पे आओ। तो वो क्या करते हैं, ये बुलबुले कोशिकाओं में अवरोधक उत्पन्न करते हैं और रक्त के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप गोताखोरों को अत्यधिक पीड़ा होती है, सही है, जो कभी कभी घातक सिद्ध होती है। घातक का मतलब हमारी जान भी जा सकती है, ठीक है। इस अवस्था को बैंड कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। बैंड से बचाव के लिए, अब देखो, जब ऐसा होने लगा कि गोताखोर मरने लगे, जब गोताखोर बचाने के लिए जा रहे हैं और खुद ही मर जा रहे हैं, तो भाई क्या प्रॉफिट हो रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। और उनके लिए फिर बहुत सारी मेडिसिन होती होंगी, ठीक है, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट किए जाते होंगे। जब भाई बुलबुले जब बाहर निकलेंगे हमारे शरीर से ही, तो और खून के थक्के जमने स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर मेडिकल कंडीशन हो जाएगी, फिर पैसे ज़्यादा जाएंगे, और जिसको बचाने के लिए गए वो तो मर ही गया है, ठीक है, और खुद भी मर गए, तो ये कैसा हुआ, कुछ नहीं हुआ, खराब है। तो उससे बचाव के लिए क्या गया, दिमाग लगाया गया। फिर क्या हुआ, बैंड से बचाव के लिए गोताखोरों के गैस सिलेंडर, जो उनका गैस सिलेंडर था जो पीछा होता है, में वायु के साथ जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थी उसके साथ हीलियम मिलाई जाती है, जिसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है। हीलियम क्या होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को खून में घुलने नहीं देती। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को खून में घुलने नहीं देती। वो क्या करती है, बस यहाँ से ही बाहर निकाल देती है, ठीक है, यहाँ से बाहर निकाल देती है। बस जैसे यहाँ से सांस लेते हैं ना, सिलेंडर के वहाँ से सांस लेते हैं तो वो हमारे शरीर में ही रहता है एडजस्ट, ठीक है, और जब बाहर निकलते हैं तो उसके साथ ही निकल जाता है, ठीक है। वो मतलब बस कहने का बस इतना मतलब है कि वो घुलने नहीं देती जल में, ठीक है। हाँ, तो वो जल में घुलने नहीं देती, सॉरी, जल में कि हमारे रक्त में घुलने नहीं देती, ठीक है, ठीक है। अब जो हीलियम मिलाई जाती है वो इतनी मिलाई जाती है और नाइट्रोजन इतनी होती है और ऑक्सीजन इतना होता है हमारा, जब एक सिलेंडर बनता है गोताखोरों का, जिसको लेके वो पानी में जाते हैं। तो ये मैंने दो इसके अनुप्रयोग बताए थे। एक और अनुप्रयोग है इसका, बस वो आप वैसे भी समझ सकते हो, मैं इसको वैसे ही समझा दूंगा, ठीक है, जगह है नहीं और मैं वैसे ही समझ जाओगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, अब जो हमारा वायुमंडल है, ये 2 था, तीसरा डाल लेना आप। जो हमारा वायुमंडल है समझ लेना, बस खुद लिख लेना। वायुमंडल क्या है, माना इतना हमारा वायुमंडल है ये, ठीक है। और जो पहाड़ होते हैं ना हमारे, पहाड़ माना इतना बड़ा पहाड़ है और इसकी चोटी पे हम चढ़ गए, यहां पे क्या हो रहा था, दाब ज्यादा लग रहा था,
अब जब इसकी चोटी पे हम चढ़ गए तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब दाब कम हो जाएगा, जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो हमें बहुत सी परेशानी हो जाएगी, जैसे कि सोचने की शक्ति कम हो जाएगी। जो पर्वतारोही होते हैं ना, जो पहाड़ों पे रहते हैं, मतलब ऊंचे स्थानों पे जो रहते हैं, उनके साथ ये कंडीशन होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसके साथ सांस लेने की दिक्कत, जहाँ पे सांस लेने की दिक्कत और हमें सोचने की शक्ति, ठीक है, हमारे सर में दर्द, ऐसी बहुत सारी समस्याएं उस जगह पे होती रहती हैं जो पर्वतारोही होते हैं, जो उसे ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि फिर वो क्यों रहते हैं, जब उन्हें इतनी कंडीशनों का सामना करना पड़ता है तब भी वो क्यों रहते हैं। भाई इंसान जब शुरू से जिस माहौल में रहता है ना, उसे उसकी आदत हो जाती है, ठीक है, उनको ये महसूस नहीं होता। अगर हम बाहर जाएंगे ना तो हमको वो चीज़ महसूस होती है, वहाँ के लोगों को ये चीज़ महसूस नहीं होती, ठीक है। तो ये होता है, बस इसमें कुछ नहीं होता। बस इसको ये लिख देना कि जो पर्वतारोही होते हैं या पहाड़ों पे रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके साथ क्या होता है, वायुमंडलीय दाब वहाँ पे कम हो जाता है, जिससे कि हमारे साथ हमारी वायुमंडलीय दाब कम होने से जो समस्याएं होती है उनके साथ, जैसे कि सोचने की शक्ति कम हो जाती है उनकी, और सर में दर्द और बहुत सारी कंडीशन उनके साथ लागू हो जाती है, ठीक है। और जब, चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ यार, क्या ही करूँ, लिख ही देता हूँ, चलो। हाँ, तो ये मैंने थर्ड पॉइंट इसका लिख दिया, ठीक है। इसको पढ़ो आप। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ठीक है, कम होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन तो है हमारा कम होता है, ठीक है, अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, ठीक है। अतः अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में, अधिक जो पहाड़ों पर रहते हैं वहाँ पे O2 की कमी के कारण, मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमज़ोर होने लगता है और उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। बस इतना लिख देना। बस अगर पूछेगा एग्जाम में कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग लिखो, तो ठीक है, इसमें से ये और ये तीनों लिख देना। बस क्या भाई, दिमाग में विजन करो, बस सारा कुछ है राम कथा की तरह यार, याद कर लो एक कथा की तरह, ठीक है। बस ये तो पूरा कथा से लिखनी है, इसमें और कुछ नहीं है। जो गोताखोरों के साथ होता है वो, और जो इससे बचाव के लिए जो था वो, और ये देखो ये क्या है, इस पे क्या कर रहा है, दाब कम लग रहा है, और उस पे क्या था, इसमें गोताखोरों वाले उसमें दाब ज़्यादा लग रहा था, जब नीचे जा रहे थे दाब ज़्यादा लग रहा है और इन पे दाब कम लग रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ हेनरी के नियम और उसके अनुप्रयोग। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, मतलब थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, तो ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोबारा से कह रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।